चलो यार, आज 3 मार्च हो गया ना, तो आज का पहला टॉपिक देखो। बीबीई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ये छोटा सा प्रीलिम्स का न्यूज़ है। ठीक, ये कौन सी बॉडी है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट से बनी है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के ये एक्ट से बनी है और मार्च में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से ये बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। और इसका काम क्या है? एनर्जी इफिशियंसी को इंडिया में प्रमोट करना, सस्टेनेबल एनर्जी यूजेस को प्रमोट करना, इंडिया में एनर्जी को लेकर कैसे सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बनी रहेगी, इसको लेकर ये काम करता है। और नोडल एजेंसी का भी ये काम करता है ताकि ये डिज़ाइन करे, इम्प्लीमेंट करे अलग अलग एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसीज और प्रोग्राम को, जो तुमको हम यहाँ बताए। ठीक, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। छोटा सा प्रीलिम्स फैक्ट था। दूसरा टॉपिक देखो, नेट। नेट क्या है? नेट का फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक, ये बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट है। ठीक, इस टेस्ट का इस्तेमाल करके हम पता लगाते हैं कि हमारे खून के जेनेटिक मटेरियल में, हमारे ब्लड में कौन कौन से वायरसेस हैं। जैसे कि अलग अलग बीमारी होती है ना, एक बीमारी हो गई HIV एड्स, एक बीमारी हो गई हेपेटाइटिस B C, ऐसे अलग अलग ये वायरस वाले इन्फेक्शंस है, डिजीजेस हैं। तो ये नेट टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जो कि हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट है, ये हेल्प करता है, ये डिटेक्ट करने में, पता लगाने में हेल्प करता है। क्या पता लगाता है? कि इस आदमी के खून में, ब्लड में, ये HIV, हेपेटाइटिस B C, इनका जेनेटिक मटेरियल वाला, मतलब इनके वायरस का जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। समझ में आया? फिर से समझो। मान लो हम हैं, ठीक, हम इंसान हैं, हम गए टेस्ट कराने कि भैया हमको टेस्ट कराना है कि हमको हेपेटाइटिस B या HIV है कि नहीं। ठीक, हमने अपना ब्लड दिया। अब इस ब्लड का होगा नेट टेस्ट। वो अलग अलग टेस्ट करते हैं ना, शुगर लेवल का, ये कंप्लीट ब्लड काउंट, हेमोग्लोबिन टेस्ट, अलग अलग होता है ना। उसी तरीके से एक नेट टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जो कि बहुत सेंसिटिव और मॉलिक्यूलर टेस्ट है। अब हमको अपना खून टेस्ट कराना था, हम खून अपना लेकर दिए और मेरे खून पे कौन सा टेस्ट हो रहा है? नेट टेस्ट हो रहा है। और अब ये नेट टेस्ट ये पता लगाएगा कि मेरे खून में HIV, हेपेटाइटिस B C एक्सेट्रा, इन सब बीमारियों का जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, मतलब हम इन्फेक्टेड हैं कि नहीं, ये पता लगाएगा। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का काम क्या है। तो ये वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल का पता लगाता है कि हमारे खून में इस सब वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं। अगर है तो हम इन्फेक्टेड हैं, नहीं है तो नहीं इन्फेक्टेड है। ठीक, तो ये नेट टेस्ट हो गया। अब ये आज न्यूज़ में क्यों आया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है कि हम चेक करेंगे कि जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, जहाँ ब्लड स्टोर हो रहे हैं, क्या उनको नेट टेस्ट कंडक्ट करा के खून लेना चाहिए कि नहीं। ठीक, अब देखो सुप्रीम कोर्ट को क्या मजा आ गया होली के समय ये नेट टेस्ट पे चेकिंग करने का। तो देखो, एक पिटीशन डली है कोर्ट में। पिटीशन ये डली है कि हम अगर खून ले रहे हैं किसी से, तो मेरा अधिकार है कि हमको सेफ ब्लड मिले आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। अब मान लो हमको ब्लड की नीड है, हम, मेरे बॉडी में ब्लड की कमी है, डॉक्टर हमको खून चढ़ा रहा है। तो खून चढ़ा रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि किसी का खून निकाल कर मेरे शरीर में वो चढ़ा देगा। वो तो टेस्ट करेगा कि खून जिसका, वो सामने वाला का जो खून दे रहा है वो सही खून है कि नहीं, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब वो चेक करेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया है कि हम चेक करेंगे कि जितने भी ब्लड बैंक हैं जो ब्लड स्टोर करके रख रहे हैं, वो ब्लड को स्टोर करने से पहले ये नेट टेस्ट करवा रहे हैं कि नहीं, या फिर करवाना चाहिए कि नहीं इनको। क्योंकि नेट टेस्ट से ही पता चल रहा है। अब मान लो हमको भलाई करने का मन हुआ, हम गए खून देने गए, 1 पैकेट खून देकर, मतलब 1 यूनिट खून देकर चले आए। अब हमको था ये बीमारी, अब मेरा खून बिना टेस्ट हुए वो रख दिया, ले गया हॉस्पिटल, चढ़ा दिया, दूसरे को भी हो गया। तो जरूरी है ना कि जो खून आप जमा करें ब्लड बैंक में वो चेक हो। तो सुप्रीम कोर्ट वही डिसाइड किया है कि हम चेक करेंगे कि जितने भी ब्लड बैंक हैं उनको नेट टेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अभी तक मैंडेटरी होता नहीं है, करना चाहिए कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हम चेक करेंगे। ठीक,
अब अचानक इसको क्या मन में आ गया, तो एक पिटीशन डली है। पिटीशन इसलिए डली है कि एक इंसान ने ये बोला कि अगर हम खून ले रहे हैं, मतलब मेरे बॉडी को खून की ज़रूरत है और डॉक्टर हमको खून चढ़ा रहा है, या फिर ब्लड बैंक में अगर खून स्टोर हो रहा है, तो ये सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आर्टिकल 21, सेफ और प्योर ब्लड लेना, राइट टू सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी आर्टिकल 21 से डिराइव होगा, राइट टू लाइफ से। तो सुप्रीम कोर्ट इसी पिटीशन को चेक कर रहा है। अब दिक्कत ये है ना चेकिंग में, देखो सुप्रीम कोर्ट चेक क्या कर रहा है कि नेट टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ब्लड बैंक्स में, ठीक। तो जनरली तो दिमाग में ये आएगा कि होना चाहिए, कि नेट टेस्ट से पता चल जाएगा कि खून में ये वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल हैं कि नहीं, तो होना चाहिए ना। लेकिन दिक्कत यह है ना कि नेट टेस्ट महंगा आता है, इसका मैनेजमेंट और कंडक्शन ऑफ टेस्ट, मतलब नेट टेस्ट कराना और टेस्ट का पूरा मैनेजमेंट बहुत महंगा है, खास करके फिनेंशियल लेवल पे। इसको भी कोर्ट ने डिस्कस किया है, ठीक, कि बहुत सारे स्टेट हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टेट में अलग अलग ब्लड बैंक्स हो सकते हैं, उनके पास इतनी फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं होगी कि हर एक खून का वो नेट टेस्ट कराए। हर एक खून का कराना होगा, ऐसा तो है नहीं कि 10 आदमी का कराना होगा। तो इसी पे चर्चा हो रही है, अभी चेक कर रहा है, डिसाइड किया है कि हम चेक करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जब चेक कर लेगा, फाइनल बताएगा कि क्या बोला नेट के बारे में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम तुमको बता देंगे। अभी नेट टेस्ट और क्यों न्यूज़ में आया है वो बता दिए। अभी प्रीलिम्स के लिए इतना सा इम्पोर्टेंट है, साइंस एंड टेक में वो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली न्यूक्लिक एसिड टेस्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इसका काम क्या है या फिर ये क्या करता है, ऐसे करके पूछ सकते हैं, ठीक। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक देखो, इंडिया कनाडा। देखो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया कनाडा के रिश्ते खराब हुए थे, 2023-24 के करीब में इंडिया और कनाडा के रिश्ते खराब हुए थे। क्यों खराब हुए थे? क्योंकि कनाडा में बहुत ह्यूज इंडियन पॉपुलेशन रहती है, एक बहुत बड़ी अमाउंट रहती है इंडियन पॉपुलेशन की, स्पेशली पंजाबीज की, ठीक। और ये खालिस्तानी वाले ये वही हैं वहाँ पे, ठीक। अब ये वहाँ के ना कनाडियन सिटीजन हैं, है तो इनका इंडियन ओरिजिन, लेकिन ये नागरिकता ले लिए हुए हैं किसकी? कनाडा देश की। अब कनाडा देश की सिटीजनशिप ले लिए हैं तो इनके पास वोटिंग पावर है कनाडा में। तो इंडिया और कनाडा के रिश्ते इसलिए खराब होते हैं ना कि इंडिया करता है विरोध खालिस्तान का, कि हम खालिस्तान नहीं बनने देंगे, और इधर कनाडा में जो इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, जानबूझकर इंडिया में वो डीस्टेबिलिटी लाने के लिए खालिस्तान बोलते हैं कि हम इंडिया को के पंजाब वाले रीजन को काटकर खालिस्तान बनाएंगे, ऐसा। और वो कनाडा में बैठे हैं, तो कनाडियन गवर्नमेंट उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। जो कनाडा में बैठकर लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, खालिस्तान वाले इशू को राइज कर रहे हैं, क्यों कनाडा की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि कनाडा के गवर्नमेंट का जब जब इलेक्शन आता है ना, वो खालिस्तानियों के इन सब के गोद में बैठती है। क्यों? क्योंकि ये लोग सिटीजन हो गए हैं कनाडा के, ये लोग वोट देंगे कनाडा के इलेक्शन में। अब समझ में आ रहा है? तो ये वोट बैंक के कारण कनाडा इंडिया से अपने रिश्ते खराब करता है, कि कनाडा की जो इंडियन ओरिजिन की सिटीजन है ना खालिस्तान वाले, वो कनाडा को के जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको फेवर करें, उनको वोट दे। तो ये वोटिंग के कारण ये इशू होता है, बाकी कनाडा को पता है कि खालिस्तानी गलत कर रहे हैं, ठीक। तो रिसेंटली इंडिया और कनाडा एग्री हुए हैं कि वो $1.9 बिलियन का 10 सालों तक लगातार यूरेनियम सप्लाई डील करेंगे। मतलब 10 सालों तक लगातार यूरेनियम सप्लाई होगा कनाडा से इंडिया को, ठीक। ये फाइनल हुआ है। अब तुमको हम देखो फिर से बताए थे ना, कनाडा तो कितना क्लोज एलाई है यूएस का, है ना कि नहीं? कनाडा कितना क्लोज एलाई है यूएस का। हमारे रिश्ते यूएस से खराब चल रहे हैं, लेकिन कनाडा से अच्छे हुए ना। यूरेनियम वाले सप्लाई चेन, बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाला सप्लाई चेन, जिससे हम 10 सालों का ये एग्री कर लिए हैं इंडिया और कनाडा ने। तो हम बोले थे ना कि यूएस से पूरा दुनिया परेशान हो चुका है। ऑल्सो एग्रीड टू कंटिन्यू सेपा, वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी वो कंटिन्यू करेंगे, एग्री हो गए हैं। मतलब अब रिश्ता ठीक हो रहा है। और पहले रिश्ता खराब हो गया था वही खालिस्तानी इशू के कारण। खालिस्तानी इशू के कारण क्या रिश्ता खराब हुआ था बताते हैं। कनाडा में इलेक्शन का टाइम था, यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चला रहे थे वो खालिस्तानी वाले लोग, जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन कनाडा का नागरिकता ले लिए हैं। अब कनाडा में उस टाइम पे इलेक्शन था, तो कनाडा इन खालिस्तानियों को रोक नहीं रहा था कि तुम गलत कर रहे हो, एंटी इंडिया सेंटिमेंट मत करो, क्योंकि यही लोग तो कनाडा के पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि ये यहाँ के देश के नागरिक हैं तो वोट करेंगे। तो वोट लेने के लालच में कनाडा की गवर्नमेंट इसको रोक नहीं रही थी, जिस कारण से रिश्ते खराब हो रहे थे। अब अचानक से कनाडा में एक इंसान है, हरदीप सिंह निज्जर,
है नहीं था। हरदीप सिंह निज्जर ये खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ इंसान था। इसका एनोनिमसली मर्डर हो जाता है, हरदीप सिंह निज्जर का एनोनिमसली मर्डर हो जाता है। आरोप ये लगता है कि इंडिया के एजेंट्स ने या इंडिया ने अपने एंटी या फिर डीप स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करके इनको मरवा दिया है। ये आरोप सही हो इस बात की पॉसिबिलिटी 99% है, ठीक, लेकिन कभी ये प्रूफ नहीं होता है। मरवाया भी है तो आप कैसे साबित कीजिएगा, नहीं साबित कर सकते हैं ना। और जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किसी देश पे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि तुमने मरवाया है। लेकिन कनाडा ने आरोप लगाया इंडिया पे, तो रिश्ते खराब हुए। हमने अपने फॉरेन एम्बेसडर्स को कनाडा से सस्पेंड करा के बुला लिया, कनाडा अपने फॉरेन एम्बेसडर्स को बुला लिया। डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हो गए थे? ताकि कनाडा खालिस्तान को ये दिखा सके कि देखो तुम खालिस्तानियों के लिए मैं इंडिया के खिलाफ जाने के लिए तैयार हूं। अब ये खालिस्तानी खुश कि वाह कनाडा की सरकार तो मेरे लिए इंडिया से लड़ रही है, इसी को वोट दो, इसी को जिता दो। उस टाइम पे कनाडा में इलेक्शन चल रहा था, यही गेम चलता है, ठीक। तो अभी ये एग्री हो गए हैं कि हमको यूरेनियम सप्लाई डील को बढ़ाना है 10 सालों तक, सेपा भी कंटिन्यू करना है। पहले रिश्ते खराब थे खालिस्तान इशू के कारण, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। मल्टीपल एग्रीमेंट साइन हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी साइन हुआ है, एलपीजी, यूरेनियम सप्लाई, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सब पे अभी साइन किए हैं। अभी रिसेंटली इंडिया कनाडा साइन किए हैं। न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। अब देखो न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट और यूरेनियम सप्लाई डील बार बार हर एक देश के साथ न्यूज में आ रहा है ना, पहले नहीं आता था। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने शांति एक्ट लेकर आ गए हैं। शांति एक्ट 1000% मेंस में इस बार सवाल आ रहा है। अभी लिख लो आज का दिन, आज का तारीख और अभी का समय। कोई बोल के गया था कि शांति एक्ट आएगा, वो आ रहा है। और प्रीलिम्स में भी आएगा, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है प्रीलिम्स में भी सवाल पूछने का, ठीक। आगे देखो टर्म ऑफ रेफरेंस भी वो दोनों इशू किए हैं। टारगेट ये है कि हमको अपना बायलैटरल ट्रेड 2030 तक डबल कर लेना है। कनाडा ने ये भी डिसाइड किया है कि वो इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मल्टीपल टाइम किए हुए हैं, आगे फिर न्यूज में आएगा, फिर करेंगे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है। COP21 में इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, कॉप के मीटिंग में, ठीक। COP21 था या शायद कुछ ऐसे था, हम भूल रहे हैं। तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। अभी कॉप भी पूरा कराएंगे, जब ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कराएंगे ना, तो कॉप जब से शुरू हुआ है, कॉप का ओरिजिन क्या है पूरा करा देंगे, चिंता मत करना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया की इनिशिएटिव है, इंडिया ने इसको शुरू किया था और ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। बहुत सारे कंट्रीज, 125 करीब की कंट्रीज इसमें शामिल हैं। कनाडा डिसाइड किया है कि वो इसको ज्वाइन करेगा और एक और चीज को ज्वाइन करेगा, GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन करेगा एज ए मेंबर। तो दोनों का मेंबर बनेगा कनाडा, ऐसा कनाडा ने डिसाइड किया है। साथ ही इंडिया और कनाडा ने एक्सलेशन इन वेस्ट एशिया पे भी बात किए हैं कि वेस्ट एशिया, ईरान, इजराइल, ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये शांति बना रहे। और कनाडा और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं क्योंकि दोनों को चाइना को काउंटर करना है, दोनों की चाइना से टसल चलती है, ठीक। तो ये तो अभी क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं सब तुमको बता दिए। अब मेंस में लिखोगे कैसे? तो इंडिया और कनाडा के रिश्ते के फायदे क्या क्या होंगे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाइना को काउंटर करना है। फिर से कनाडा में अगर हम देखें ना तो वहाँ पर डायस्पोरा बहुत है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत है। कनाडा तो वो कहते हैं ना पंजाबी लोग कि कनाडा जाएंगे, तो वो डायस्पोरा का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है इंडिया और कनाडा के बीच। देखो ना, इंडियाज आर लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप इन कनाडा। इंडिया सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप है कनाडा में। मतलब कनाडा में किसी फॉरेन कंट्रीज की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो है इंडिया। 1.8 मिलियन प्लस इंडियन है कनाडा में, और बहुत सारे लोग तो कनाडा की सिटीजन ले लिए हुए हैं। इसीलिए कभी कभी कनाडा इंडिया के खिलाफ चला जाता है उन खालिस्तानियों को फेवर करने के लिए, क्योंकि वो कनाडा के सिटीजन बन गए हैं। और कनाडा के सिटीजन बन गए हैं तो वो वोट डालेंगे ना कनाडा के इलेक्शन में। तो इसीलिए वहां की जो सरकार होती है वो कहती है कि अगर हम इन खालिस्तानियों के लिए थोड़ा सा इंडिया से लड़ भी लेंगे ना तो ये खालिस्तानी हमको वोट देकर जिता देगा, हम कनाडा के लीडर बन जाएंगे। तो मेन उसकी लड़ाई होती है। और ये तो डायस्पोरा का एक पॉइंट बताया। और दूसरा पॉइंट देखो, इंडिया रिमेन्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कनाडियन स्टूडेंट। मतलब कनाडियन स्टूडेंट इंडिया में सबसे ज्यादा आकर पढ़ते हैं। तो डायस्पोरा का कितना, इंडिया के लोग वहां कनेक्ट हो रहे हैं, वहां के लोग स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो डायस्पोरा का बहुत बड़ा लिंकेज है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है,
ठीक। और देखो चैलेंजेस, अब ये तो तुमको हम थोड़ा सा ये बता दिए, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। चैलेंज बेनिफिट्स और हो सकते हैं, सिक्योरिटी कॉपरेशन होगी तो सिक्योरिटी हमारा इनहेंस होगा। क्रिटिकल मिनरल, हम रेन्यूएबल एनर्जी पे मल्टीपल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, देखो ना, मल्टीपल लेवल पे साइन कर रहे हैं, तो रेन्यूएबल एनर्जी प्रमोट होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब प्रमोट होगा। ठीक, ये सब इसके बेनिफिट्स में लिख सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहला चैलेंजेस तो डिप्लोमेटिक टेंशन, वही जो खालिस्तान वाला पूरा कहानी तुमको समझाए हम। सीधी सी बात, तुमको इतना कहानी नहीं लिखना है, हम इतना लिख दिए हैं ना, ये भी मोर देन एनफ है, लेकिन तुम चाहो तो तुम इसको एक लाइन और बड़ा कर सकते हो। ठीक, कि डिप्लोमेटिक टेंशन है इंडिया और कनाडा के बीच खालिस्तान को लेकर। तुमको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि खालिस्तान वहां बस गया, वहां सिटीजनशिप ले लिया, अब वो वोट डालेगा, नहीं। जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा वो इतने से समझ जाएगा, उसको इतना ही चाहिए। तो तुम बस ये इतना लिख दोगे ना, तुम्हारा पॉइंट कंप्लीट है। लेकिन ठीक है, तुम थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देना, बस एक ही लाइन बढ़ाना कि खालिस्तान के साथ, मतलब इंडिया और खालिस्तान का वो चलता है ना, एंटी इंडिया सेंटिमेंट कनाडा में चल रहे हैं, जिसके कारण से डिप्लोमेटिक टेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कनाडा इन खालिस्तानियों को फ्लोरिश कर देता है, कभी कभी सपोर्ट कर देता है। दूसरा, ट्रेड बैरियर्स लगते हैं, टैरिफ, ये सब। तीसरा, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर टूटा हुआ है, जो कि हम कॉमन पॉइंट हर एक देश के साथ यूज करेंगे अभी के लिए। यूएस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये भी पॉइंट अभी के लिए है। मान लो यूएस आज से 5 महीने बाद स्टेबल हो गया तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो आते हैं, जैसे कि अभी पूरा ये दोनों पॉइंट एक ही है, 3 और 5। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर, वही एक ही है ना। जियोपॉलिटिकल टेंशंस मतलब इजराइल ईरान का ये बहस चल रहा है, यूएस कूदे पर आया हर चीज में, यही है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो ये चैलेंजेस हो गए। ठीक, वे फॉरवर्ड, तो रीबिल्ड ट्रस्ट, कनाडा इंडिया भरोसा मजबूत करें, खालिस्तान को लेकर सॉल्व करे, कनाडा थोड़ा खालिस्तान को कंट्रोल करे, अपने जमीन से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को राइज न होने दे। कनाडा मस्ट इंश्योर दैट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स विल नॉट फ्लोरिश फ्रॉम हिज या इट्स लैंड ही होगा, हिज नहीं। इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे दोनों लोग, सिक्योरिटी कॉपरेशन करेंगे ताकि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाया जा सके। डायस्पोरा का इस्तेमाल करके हम अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और डी हाइफेनेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे। डी हाइफेनेशन पॉलिसी और हाइफेनेशन पॉलिसी करंट अफेयर में करा चुके हैं, इसको यूज करना पॉइंट में यूनिक पॉइंट बनेगा, जल्दी यूज नहीं हो रहा है ये वर्ड अभी। तो डी हाइफेनेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे। डी हाइफेनेशन अप्रोच मतलब कि हमारा किसी देश के साथ जो बायलैटरल रिलेशन होगा ना, वो इंडिविजुअल उस देश के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया और कनाडा के रिश्ते इसलिए इंपैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इंडिया और यूएस के रिश्ते खराब हैं। ये समझ में आया? ये एक तीसरे के कारण दो लोगों के रिश्ते इंपैक्ट नहीं होने चाहिए, ये डी हाइफेनेशन का अप्रोच कहता है। मतलब डी हाइफेनेशन का अप्रोच, बाहर कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं, हम दोनों अपना अलग बात करेंगे। ठीक, ये हो। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखेंगे। आज का करंट अफेयर समाप्त। वेस्ट एशिया, ईरान, इजराइल, यूएसए, अभी रोज आएगा, अभी रोज एक पन्ना आएगा करंट अफेयर में, जो कि हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, ऐसा एक शब्द अभी नहीं हुआ है जो इजराइल, ईरान और यूएसए का तुमको हम करा दिए हो और उससे ज्यादा है। मतलब ऐसा अभी एक भी शब्द नहीं आया है, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आया है जो तुमको हम ना कराए हो। तो भरोसा रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, हम खुद उस टॉपिक को ऐड कर देंगे। और वैसे भी अभी लड़ाई खत्म तो होने दो, अभी बीच लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, लड़ाई खत्म हो जाने दो, शांति व्यवस्था हो जाने दो, दोनों देश कंक्लूड कर ले कि हाँ हो गया, बम वम नहीं पटकेंगे, तब हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये हमारा पूरा आज का करंट अफेयर। चलो, टेक केयर।